क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 6 की शुरुआत अब होने जा रही है। जी हाँ, और राउंड 5 की बात करें तो वो भी आज ही से कहीं ना कहीं है, और राउंड 6 की बात करें तो वो भी आज से कहीं ना कहीं होने वाला है। पहला मैच जो होगा वो है नेपाल वर्सेस कनाडा के बीच में। जी हाँ, फाइनली काफी लंबे वक्त बाद नेपाल जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का अपना नेक्स्ट राउंड खेलने के लिए उतरेगा। मेरे ख्याल से शायद फरवरी में उन्होंने आखिरी राउंड खेला था अपना, और उसके बाद अब सीधा उतरने वाले हैं वो कनाडा के खिलाफ। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर कनाडा की बात करें तो अभी रिसेंटली उन्होंने नीदरलैंड में जाकर सीरीज खेली थी, नीदरलैंड यूएसए और कनाडा। वहां पर उनका बहुत ही खराब गया। शुरुआत सबसे पहले पॉइंट्स टेबल से ही करते हैं। जी आपको बता दें कि कनाडा और नेपाल जो है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर कहां पर स्टैंडिंग बैठे हुए हैं, बताएंगे आप? नहीं, जरूर। देखिए, अगर हम बात करें कनाडा और नेपाल की, तो कनाडा जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है और अपने 8 पॉइंट के साथ 4 मैच उन्होंने जीते हैं। वहीं नेपाल जो है वो 7वें नंबर पर बैठा हुआ है पॉइंट्स टेबल में। 4 मैचेस खेले, 1 में जीत मिली है, 2 में 2 पॉइंट उनके हैं। और होम में था, एडवांटेज नहीं ले पाए, अब अवे में आए हैं। तो देखते हैं क्या कुछ अपने पास कितने मैचेस और कितने पॉइंट्स वो यहाँ से लेकर जाते। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो कनाडा के लिए तो डेफिनेटली होम जरूर है, लेकिन उनका जो लास्ट राउंड था वो बहुत ही हॉरिबल गया, जहाँ पर वो अवे गए। उनके दोनों ही राउंड पहले के अवे में ही थे। एक यूएई में था जो कि बिल्कुल अलग रीजन था उनके लिए, और उसके बाद वो नीदरलैंड गए। यूएई वाला बहुत अच्छा गया, 4 आउट ऑफ 4 ड्रीम स्टार्ट हुआ उनका, लेकिन उसके बाद उनके लिए नाइटमेयर रहा, हॉरिबल रहा, जहाँ पर चारों के चारों मैच उन्होंने गंवाए। और जो एक बेहतरीन लीड ली थी उन्होंने बाकी टीमों के मुकाबले 4 में 8 पॉइंट की, तो पूरी की पूरी लीड जो है वो इवन हो गई, और अब 8 मैचों में 8 पॉइंट उनके हो जाए। वहीं पर नेपाल की बात करें तो होम एडवांटेज का एक जबरदस्त फायदा उन्हें मिल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका बिल्कुल भी फायदा उठा नहीं पाए और सिर्फ एक मैच वो जीते। और जो मैच जीते थे वो बड़े डोमिनेटिंग तरीके से जीते थे, लेकिन उसके अलावा बाकी 3 मैचेस में परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं रही, और तीनों मैच वो हार कर सिर्फ 2 पॉइंट कलेक्ट करने में कामयाब रहे हैं। अब ये दोनों आमने सामने होंगे, एक जो है वो अवे आई है और एक अपने घर में खेलने वाली है, नेपाल वर्सेस कनाडा। इस पहले मैच की अगर हम बात करें, सबसे पहले जानते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ प्रोबेबल 11 रहेगी। स्क्वाड्स वगैरह सबकी आ चुकी थी। प्रोबेबल 11 में आपको क्या लग रहा है? कनाडा की अगर मैं प्रोबेबल 11 की आपसे बात करूं तो कनाडा होम टीम से शुरुआत करते हैं। कनाडा की प्रोबेबल 11 आप क्या लग रही है कि पहले मैच में क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू नहीं, जरूर। देखिए, अगर हम अपने मुताबिक बात करें तो एरॉन जॉनसन, दिलप्रीत बाजवा ओपनिंग कर सकते हैं। जी हाँ, ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं हमें। प्रगट सिंह 1 डाउन, निकोलस कीर्तन 2nd डाउन, हर्ष ठाकुर है 3रे डाउन पर, 4थे डाउन पर श्रेयस मोवा, और उसके बाद अखिल कुमार, जी हाँ, 5वें नंबर पर। वही उसके बाद लोअर ऑर्डर की बारी आ जाएगी। टेलेंडर्स और लोअर ऑर्डर्स की डायलन हेलिजर है, साद बिन जफर है, कलीम सना है और परवीन कुमार है, जो कि एक रिस्ट स्पिनर बनते हैं। तो ये हमें लगता है प्रोबेबल 11 कनाडा की हो सकती है पहले मैच के लिए नेपाल के अगेंस्ट आज के। बिल्कुल, एंड प्लेइंग 11 में मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगा। इसके आगे बैट्समैन की बात जरूर करेंगे। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, स्पिन डिपार्टमेंट में सात के अलावा और कौन से सपोर्टिंग प्लेयर्स रहने वाले हैं? आपको लगता है कि सात के साथ जो और स्पिन अटैक कनाडा के पास ऑप्शन रहेंगे प्लेइंग 11 में? नहीं, जरूर। देखिए, इतने तो ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड ही है। हर्ष ठाकुर हमें काफी ओवर कराते हुए नजर आए, भी कराते हैं कभी कभार वो भी आ जाते हैं, लेकिन इतना प्रेशर वो शायद लेना नहीं चाहेंगे। कप्तान है, वो कप्तान भी है, और उनकी लास्ट आउटिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही है एज अ कैप्टन, तो वो इतना प्रेशर नहीं लेना चाहेंगे। वो चाहेंगे जितना फ्री हो सके अपने आप को रखने का छोड़े, वैसे ही काफी जिम्मेदारी है। खैर, परवीन कुमार एक है जो स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, तो उम्मीद करेंगे उनको भी अगर टीम में लिया जाता है इन केस, जो कि हमें तो लगता है कि पॉसिबिलिटी शायद है और लेनी भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, स्पिनर को बढ़ाने की, तो शायद उनको भी यहाँ पर ओवर। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हुई कनाडा की, लेकिन कनाडा के बैट्समैन से रिलेटेड बात जरूर करेंगे आगे। इंपॉर्टेंटली नेपाल के बैट्समैन से रिलेटेड आगे बात जरूर होगी पार्टनरशिप बिल्डअप्स को लेकर, लेकिन पहले बात करते हैं नेपाल के प्रोबेबल 11 की। नेपाल का प्रोबेबल 11 की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ प्रोबेबल 11 एक्सपेक्ट हम करें पहले मैच की अगर हम देखें? नहीं, जरूर। देखिए, कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ऑब्वियस ओपनर्स हैं नेपाल के लिए, वो गो टू ओपनर्स हैं कप्तान के लिए। वहीं पर अनिल शाह है, फिर रोहित पटेल आएंगे, फिर भीम शार्की है, कुशल मल्ला, फिर दीपेंद्र सिंह एरी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना होगा कि गुलशन झा टीम में होते हैं या करण जी हाँ, ये अब देखना पड़ेगा कि कैप्टन जाते किसके साथ, एक ऑलराउंडर बढ़ाते हैं या फिर एक बॉलर के साथ जाना चाहेंगे। बिल्कुल, एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहते हैं या एक बॉलर वो चाहते हैं, ये कप्तान के ऊपर है। वहीं सोमपाल कामी, संदीप लामिछाने और ललित राजवंशी जो ऑब्वियस स्पिनर्स और पेसर बन जाए।
देखिए बहुत सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है आरिफ की सीधी सीधी यहाँ पर जगह जरूर बनती है, जी हाँ, लेकिन क्या वो बोल्ड फैसले लेंगे? हम आप भी समझ रहे हैं कि हम क्या किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो बोल्ड फैसले हमें दिखते तो नहीं है, कि जो नहीं होने चाहिए वो भी प्लेइंग 11 में होते हैं, जी हाँ, लेकिन उसके अलावा भी जरूर। आरिफ होने चाहिए लगातार उस कल्चर से, लेकिन आरिफ होते हैं नहीं होते हैं ये हमें कल कहीं ना कहीं पता चलेगा कि आज किसे- पता चलेगा। माफ कीजिएगा, आज ही कहीं ना कहीं पता चलेगा। आज रात को ही मैच है तो आज कहीं ना कहीं पता चलेगा। तो ये देखने वाली बात हो जाती है कि आरिफ को लिया जाता है कि नहीं। अगर आरिफ को लिया जाता है तो फिर कुशल और दीपेंद्र में से किसी एक को आपको आउट करना जी पड़ेगा हाँ। और वहां पर आरिफ की एंट्री होगी। डेफिनेटली हम जरूर चाहेंगे कि बिल्कुल, आरिफ यहाँ पर हर हाल में टीम में हो, लेकिन होते नहीं है, यही दिक्कत होती है। बार Maximum बार time यही होता है। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि 10 में से 8 बार वही उन्हीं को लिया जाता है जिन्होंने परफॉर्मेंस के बेस पर शायद इंप्रेस ना किया हो। हम सिर्फ उस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑलराउंडर के सेक्शन की। तो डेफिनेटली आरिफ अगर को लिया जाता है तो नो डाउट आरिफ को तो हम 101% चाहेंगे कि वो टीम में मौजूद हो, लेकिन प्लेइंग 11 में आमूमन उन्हें लिया नहीं जाता। और लिया जाता है तो किसी एक ऐसे प्लेयर को अब देखना पड़ेगा कि अनिल शाह को टीम लेती है या कहीं अश्विनी के अनिल शाह को बाहर कर वो आरिफ के साथ आते हैं। तो आरिफ अगर वो एड ऑन होते हैं तो आरिफ, गुलशन, कुशल, दीपेंद्र, ये 4 ऑलराउंडर लेने की कोशिश करती है नेपाल, या फिर नहीं, ये देखने वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन एट द एंड अगर आप वैसे देखेंगे तो डेफिनेटली आरिफ की जगह यहाँ जरूर बनती है कि इनकी जगह पर रिप्लेस करना है, वो कैप्टन को डिसाइड यहाँ पर जरूर करना है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ बात करें, अगर पेसर्स की बात आगे जरूर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन है पेसर्स को लेकर। स्पिनर्स के बारे में क्या ख्याल है? अब बिल्कुल नेपाल के पास तो स्पिनर्स है ही। अगर हम देखें संदीप जो खुद ही एक इतने बड़े एक स्टार बॉलर है, और ललित राजवंशी जो कि बहुत अच्छा जी हाँ, कर रहे उनसे हैं, भी उम्मीद रहेगी। उनका भी करियर काफी अच्छा जा रहा है और बेहतर करना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अच्छा जा रहा है। उसके बाद आपके देखिए कुशल मल्ला है, दीपेंद्र है। स्पिनरों की तो एक कहना होगा एक थोड़ी सी खराब सी आदत भी है कि थोड़ी हंसी सी भी आ जाती है कि इतनी जो एक आदत सी बना दी गई है बल्लेबाजों के द्वारा बॉलिंग कराने की, उसको थोड़ा लेकर कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह तो ठीक है, ये तो ठीक लेकिन है। रोहित और कुशल गुर्तेल रोहित पुड़ैल का आ जाए तो ये एक थोड़ी सी हंसी वाली बात हो जाती है कि इतना रेगुलर यूज करना इतने बड़े एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर क्या सही है? हर मैच पर यूज करना बस यही है, लेकिन हम जानते हैं यूज होंगे, वो आएंगे भी, वो कराएंगे भी। कुशल गुर्तेल हुए, कुशल मल्ला, और विकेट्स भी लेंगे, विकेट्स भी लेंगे, विकेट गिरेंगे भी और वो निकालेंगे भी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है वो आप कितना बेहतर कर पाते हैं फिर नहीं, लेकिन उस काम में डेफिनेटली प्लेयर्स की बात करें तो उन्होंने डिसअपॉइंट जरूर किया है। तो जितना ज्यादा हो सके बॉलिंग डिपार्टमेंट के साथ अपने जाए। कुशल और दीपेंद्र बिल्कुल ठीक है, वो ऑलराउंडर का जॉब कर रहे हैं तो उनको बॉलिंग कराना बिल्कुल लाजमी होता है। उसके अलावा अगर आप देखें सोमपाल है, संदीप है, ललित है, तो आपके 50 ओवर आराम से जी हाँ काफी बॉलर्स ऑलरेडी। बिल्कुल। और अगर गुलशन खेलते हैं तो भी ओवर्स डालेंगे, करण खेलते हैं तो भी उनके पास ओवर्स के होंगे। बस यही है, देखना होगा कैसे करके टीम जो है वो कप्तान जो है वो स्पिनर्स को एक्टिव करते हैं मैच के। बिल्कुल। और ये चीज याद रखिएगा, ये चीज क्रिकेट में पहले भी कही हुई है कि अगर आप बहुत देर से विकेट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, विकेट्स नहीं आ रहे, आपके बॉलर्स में विकेट नहीं निकाल रहे, तो आप किसी पार्ट टाइम बॉलर को लाकर उसको उस विकेट को तोड़ने की तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसे ही आपने वो विकेट लिया, उसको उस बॉलर को आपने तुरंत वहां से हटाकर वापस से अपने मेन बॉलर्स को लगा दिया। ये चीज हमें नहीं दिखती। बिल्कुल बस इसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इसे थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। ये चीज नहीं दिखती। अब मान लीजिए चलिए एक बॉलर ने एक विकेट लिया है तो आप उनसे 6-6, 7-7 ओवर तक उनका स्पेल लेकर चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है किसी बैट्समैन का, चाहे वो कुशल गुर्तेल हो या रोहित खुद भी क्यों ना यहाँ पर हो। ऑलराउंडर करा रहे हैं, समझ में आता है। ऑलराउंडर के पास 2 रोल होते हैं, बॉलर्स के पास तो पूरा मेन रोल वही है। ये चीज ठीक है, आप पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए किसी पार्ट टाइमर को लाकर विकेट गिराकर उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली उन्हीं से ओवर कराते रहना, मेन बॉलर से ना कराना, ये अपने आप में थोड़ी सी खराब आदत जरूर है। इसे थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एंड पार्टनरशिप बिल्डअप की तरफ यहाँ पर चलते हैं। पार्टनरशिप बिल्डअप वाले सेक्शन की यहाँ बात करें तो नेपाल के लिए वो 3 प्लेयर्स जो आपको लगते हैं कि इनके ऊपर इन्हें हर हाल में पार्टनरशिप बिल्डअप के बारे में ज्यादा सोचना होगा बजाय ज्यादा ओवर एक्सेसिव अटैक करने के सिचुएशन को। वो 3 प्लेयर्स कौन से होंगे आपके हिसाब से? जरूर पार्टनरशिप बिल्डअप के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए आज के इस मैच। बिल्कुल। अगर हम बात करें आसिफ शेख हो जाते हैं वो एक नाम, रोहित पुड़ैल वो दूसरा नाम है, भीम शार्की वो तीसरा नाम है। तो ये 3 प्लेयर हैं जिनको एक इनिंग बिल्डअप करनी होगी, एक छोर पकड़ के चलना। बिल्कुल सही कहा आपने। अलग अलग डाउन पर आते हैं, एक ओपनर है, एक टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, क्योंकि इनका डाउन फिक्स नहीं है। रोहित की हम बात कर रहे हैं, कुछ इनिंग्स में 1 पे आ जाते हैं, 1 डाउन, कुछ इनिंगों में तीसरे डाउन चले जाते हैं, थोड़ा सा इस कंफ्यूजन भी है। लेकिन भीम भी फिर आते हैं चौथे नंबर पर, वो भी आते हैं। तो वो ये तीनों बल्लेबाज
जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे पार्टनरशिप बिल्डअप कर। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन तीनों बैट्समैनों को स्टे ऑन द क्रीज अपना बढ़ाना होगा। इन तीनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी इन तीनों को कि हम स्टे ऑन द क्रीज हमारा थोड़ा लंबा होना चाहिए। और पार्टनरशिप्स के बारे में ये तीनों ज्यादा सोचे, और क्योंकि इन पे थोड़ा भरोसा है कि ये पार्टनरशिप बिल्डअप करने में काफी हेल्प करेगा। और जो उनके साथ बाकी प्लेयर्स रहेंगे उनका रोल जो है वो अलग रहेगा, अनिल हो, कुशल गुर्तेल हो, कुशल मल्ला हो, लेकिन जो पार्टनरशिप वाली बात है वो इन तीनों को गाड़ी को आगे बढ़ानी पड़ेगी, एक छोर को अपने पकड़ के। उसके बाद यार यही चीज अगर हम कनाडा के लिए बात करें, कनाडा के लिए वो 3 पार्टनरशिप बिल्डअप प्लेयर्स कौन से होने चाहिए? नहीं, जरूर देखिए, निकोलस कीर्तन जो कप्तान है और हर्ष ठाकुर और श्रेयस मोवा हैं, बहुत अच्छी इन्होंने एक इनिंग दिखाई है पिछले इन 8 ओडीआई में। अगर हम देखें इन तीनों ही बल्लेबाजों ने थोड़ी इनिंग्स को भी बिल्डअप किया है, कैपेबिलिटी जरूर है। कीर्तन थोड़े से जो है वो फॉर्म से थोड़ा अभी काफी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि होम है, यहाँ आप खेले हैं, यहाँ पर आप रन्स करें। थोड़ा सा पिच पर ठहरने से आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाजों को पिच पर वक्त बिताने की जरूरत होती है। ज्यादा शॉट वगैरह खेलने से बचना चाहिए जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर अगर ज्यादा शॉट खेलने जाएंगे तो आप गैप नहीं ढूंढ पाएंगे, सीधा हाथों में बस यही हो, तो ये होता आया है हमेशा। तो उम्मीद करेंगे ये तीनों प्लेयर हैं काफी अच्छे हैं, और इनिंग बिल्डअप करने में यही सबसे बड़े एक टीम के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। बिल्कुल, इन तीनों को छोड़ संभालना है तो डेफिनेटली क्लियर है। दोनों टीमों के लिए हमने कहा आसिफ, रोहित, भीम, इनको कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए पार्टनरशिप के लिए एक छोर संभाल कर चलना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर इन्हें पार्टनरशिप बिल्डअप करनी है। और इधर निकोलस, हर्ष और श्रेयस मोवा, इन तीनों पे जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हो जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पर एन बात करें हेड टू हेड की, अगर बात करें तो नो डाउट नेपाल ने डोमिनेट किया है। नेपाल वर्सेस कनाडा 3 मैचों की सीरीज हुई थी, आपको याद होगा नेपाल में, जहां पर 3-0 से नेपाल ने कनाडा को यहाँ मात दी थी। तो हेड टू हेड बिल्कुल क्लिनिकल है, लेकिन अब ये नेपाल के लिए अवे है और कनाडा लगातार 4 मैच हार कर आ रहा है। दोनों ही थोड़े से नर्वस होंगे, ऐसा कॉन्टेस्ट होगा वो जबरदस्त देखने को हमें जरूर मिल सकता है। खैर, उसके बाद यार बात करें, अब बॉलर्स की बात करते हैं जरा। पेसर्स के बारे में आप जरा कुछ कहना चाहते थे दोनों टीमों के बारे में? शुरुआत नेपाल से करना चाहूंगा, फिर कनाडा की तरफ भी चलेंगे। जरूर, देखिए अगर हम बात करें नेपाल की पेसर्स की, तो पिछले 5 मैचों में ओडीआई में नेपाल के पेसर्स ने 34 विकेट में से सिर्फ 8 विकेट निकाले। टोटल 34 विकेट निकाले थे नेपाल ने पिछले 5 मैचों में, उसमें से 8 सिर्फ पेसर्स ने। तो ये काफी कम नंबर्स हैं। आप देखें तो शायद 22-23% विकेट जो है वो सिर्फ पेसर ने निकाले हैं, तो ये बहुत कम नंबर्स है। पेसर्स को और अपना 100% देने की जरूरत है। करण केसी का इतना अच्छा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सोमपाल भी अब थोड़ा सा और ज्यादा और बेहतर करने की जरूरत है एक टच में है, लेकिन एज अ सीनियर आपको पावर प्ले में नई बॉल से थोड़ी और हरकत करने की जरूरत है। यहाँ पर जो सीनियर बॉलर्स हैं, नए आए हैं, रीजन ढक्कल, वो उनको अगर मौका मिलता है तो क्या वो खड़े उतर पाएंगे, क्या वो कंडीशन में अपने आप को ढाल पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल सही कहा। तो क्लियरली है पेसर्स जो है वो डिसअपॉइंट जरूर कर रहे हैं। आप देखिए 34 में से महज 8 विकेट निकाले, और उसमें से भी 4 विकेट जो है वो हेमंत धामी और आकाश चंद ने निकाले थे। 3 हेमंत धामी ने और 1 आकाश चंद ने, तो उन 4 को हटाएंगे तो सिर्फ 4 विकेट निकाले हैं सोमपाल, करण ने मिलकर। अगर आप देखें लास्ट 5 मैचेस में, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर जरूर हो जाती है। पेसर्स को और स्टेप करना होगा। एंड कनाडा के पेसर्स के बारे में क्या ख्याल है? वहां पर भी जो पेसर्स है उनका स्ट्रगल का दौर जारी है इन कंपेरेटिव स्पिनर। जरूर, जी हाँ, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 5 से लास्ट 5 ओडीआई मैचेस में 37 विकेट टोटल कनाडा ने निकाले हैं सामने ओपोनेंट के, उसमें से 16 विकेट पेसर्स ने निकाले हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 40% करीब के आसपास, 42 के आसपास से ज्यादा है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो थोड़ा सा मामला यहाँ होना चाहिए, लेकिन देखना होगा कौन से पेसर्स कितना बेहतर कर पाते हैं। और एक चीज जरूर है कि नई बॉल से आप जब जितना बेहतर कर पाएंगे, जितना अच्छा आप नई बॉल से दे पाएंगे पेसर दोनों टीमों में से किसी में आज के मैच में, तो देखना होगा वही टीम बॉलिंग जब स्पिनर्स के लिए काम आसान हो जाए। लेकिन दोनों ही टीमों के स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं। जिन टीम के पेसर्स ने नई बॉल से अच्छा यूटिलाइज किया, सामने वाली टीम की कमर तोड़ी है, फिर तो स्पिनर्स को काफी अच्छा बेस मिलेगा, जरूर मिलेगा। बॉलिंग टीम जब बॉलिंग करा रही होगी, चाहे वो पहले बॉलिंग कराए या डिफेंड कर रही हो टारगेट, तो वो अपने आप को बहुत एक अच्छे पोजीशन पर पाएगी मैच के दौरान। अगर पेसर्स ने
12-13 ओवर में शुरू किए, कुछ अच्छा एक रिदम पकड़ के बॉल करा। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन से टीम के पेसर्स हैं जो नई बॉल से अपने सामने वाली टीम के ज्यादा विकेट्स निकाल पाते हैं और ज्यादा उन्हें मुश्किलात में यहाँ पर डाल सकते हैं। जितना ज्यादा मुश्किल में पेसर्स नई बॉल से सामने वाली टीम को डालेंगे, उतना ही ज्यादा उसका फायदा जो है वो स्पिनर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमों के स्पिनर्स ने लास्ट पर रिसेंटली काफी अच्छा काम किया है ओडीआई में इन कंपेयर टू पेसर। तो स्पिनर्स तो रिदम में है ही, अगर शुरुआत पेसर से अच्छी मिल जाए और ये फिर स्पिनर्स आ जाए तो डेफिनेटली आप सामने वाली टीम को एक अच्छे खासे गेटेबल टोटल पर रोक सकते हैं, जिससे फिर आप आसानी से चेस या डिफेंड भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बात आ जाती है, ये सारी हेड टू माफ कीजिएगा मैच प्रीव्यू की अगर हम बात करें, ये सारी चीजें हैं। मैच की जहां तक बात है, निकलते 7:30 शुरू होना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और एसएससी टीवी में ये मैचेस होने हैं। अगर आप नेपाल से हैं तो कांतिपुर टीवी आप ये मैचेस देख सकते हैं। ओवरऑल बाकी फैन कोड ऐप पे इंडिया में ये मैचेस होंगे, और मेरे ख्याल से यूएस तो इंक्लूड नहीं है, वरना शायद विलोडी में यहाँ पर होते। तो ये सारे 3 अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, 7:30 बजे ये मैचेस यहाँ पर होने हैं। फिलहाल इस मैच प्रीव्यू में इतना ही। एंड आप कुछ और कहना चाहिए? बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे क्रिकेट चैनल के साथ। इस मैच से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, स्टैट्स वगैरह जो भी बनेगा, कोई रिकॉर्ड्स बनते हैं, सबसे फास्ट आपको डेलीकेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। इस मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे हम डिटेल में। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सी टीम के जो पेसर्स हैं वो ज्यादा विकेट निकालेंगे शुरू के पावर प्ले, यानी शुरू के 10 ओवरों में कौन सी टीम के पेसर्स ज्यादा विकेट निकालेंगे, कनाडा या नेपाल? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में ज्यादा से दीजिए। और एट द एंड जाहिर सी बात है, विनर भी प्रेडिक्ट करिए। क्या लगता है आपको, कौन पहला मैच जीतने वाला है, कनाडा या फिर नेपाल? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।